में कामयाब नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी बेस कैंपों पर हमला और लगातार हमला ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो है यानी ईरान जो है वो मजबूती से फाइट दे रहा है। ये ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को जानना। इस बीच कई सारे ब्रेकिंग खबरें भी आ रही हैं और उसमें भी जो ब्रेकिंग है वो आप तक भी है। बहुत सारी चीज़ें जो आप बता भी सकती हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं और वो भी ईरान की तरफ से महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ईरान जो है वो यहां पर लगातार अमेरिका के ऊपर ईरान कह रहा है कि हमारे लिए इजराइल बहुत छोटी चीज है, इजराइल से तो हम डायरेक्ट निपट लेंगे, लेकिन जब अमेरिका चूंकि चारों तरफ से हमको घेरे हुए है तो उसकी जो चारों तरफ से जो घेराव उसका घेरा है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है और वो काम अमेरिका कर रहा है। जी बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल के येदियोत एरोनॉट के अनुसार तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी जेट को मार गिराया है। मतलब कि ईरान को इस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जो निकलकर सामने आती है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उत्तरी तेहरान के ऊपर दुश्मन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर कामयाबी से हमला किया है, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है वो यही है कि ईरान मजबूती के साथ जो है हमले कर रहा है, चाहे वो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हो चाहे वो इजराइल हो। और इजराइल में लगातार सायरन की आवाजें सुनी जा रही है, सायरन बज रहे हैं जगह जगह पर। जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, तबाही का मंजर जो है देखा जा रहा है इजराइल में। और अमेरिका के सैन्य अड्डे जहां अलग अलग देशों में जो भी अमेरिका के सैन्य अड्डे उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है ट्रंप डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं नेतन्याहू भी कहीं ना कहीं से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले दिन के बाद जब जवाबी कार्रवाई की गई थी ईरान की तरफ से तो नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाया गया था। उसके बाद कई लगातार ये खबरें आई कि ईरान को पता है कि नेतन्याहू अभी कहां पर छुपे हैं, उनके अड्डों के बारे में ईरान जानता है, जिसके बाद जो ये डर का सबसे बड़ी वजह जो है बनी हुई है। क्योंकि ईरान में इस वक्त आक्रोश दिखाई दे रहा है खामनेई की जान जाने के बाद से जो है ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, इसीलिए वो अलग अलग देशों पर हमले करके और निशाना बना रहा है इजराइल को, अमेरिका को। और इस बीच IRGC ने यह दावा किया है कि उन्होंने 26 ड्रोन को जो है मार गिराया है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए ईरान हमले कर रहा है उसमें ईरान ये साफ नजर आ रहा है कि ईरान अभी डरा नहीं और ना ही वो डरने वाला है। क्योंकि ईरान की जो नेता हैं उनके नेताओं के बयान भी साफ यही बताते हैं कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। जंग शुरू अमेरिका ने की थी लेकिन खत्म ईरान करेगा, वो बातचीत को भी तैयार नहीं है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दिखा रहे हैं कि अब वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि अब वो बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि बातचीत के बीच में ही अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ईरान को धोखा दिया है, जिससे ईरान ने ये कह दिया है, साफ कर दिया है कि वो हमलावर है और वो अपने हमले नहीं रोकेगा। बिल्कुल ईरान। और दूसरी तरफ इधर रूसी जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है सामने और जो कह रहे हैं कि वाशिंगटन का अंतिम लक्ष्य किसी को पता नहीं है। वाशिंगटन यानी अमेरिका का अंतिम जो टारगेट है ये पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने पहले तो गर्व से ही इसकी घोषणा कर दी कि हमने यहाँ खामनेई को मार डाला, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को मार डाला है। लेकिन वो किस दिशा में जाना चाहते हैं? रिजिम चेंज की बात करते थे, फिर परमाणु लक्ष्य की बात करते थे कि परमाणु हथियारों को हम खत्म कर देंगे, इसकी बात करते थे। लेकिन फाइनली ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर क्या होने जा रहा है, यहाँ पर किस दिशा में जा रहा है ईरान और किस दिशा में अमेरिका इस युद्ध को लेके जाना चाहता है। ये रूस का बड़ा बयान है, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान है सर्गेई लावरोव का। इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां से ये साफ साफ बताना चाह रहे हैं रूसी विदेश मंत्री कि यहाँ कंफ्यूज्ड वे में डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और उनका कंफ्यूजन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इसके आगे क्या करेंगे ये अभी पता नहीं है। और इसीलिए अब देखिए ये खबर आ रही है अंदर खाने से, मैं आपको रिलायबल सोर्सेज के जरिए आपको बता रहा हूँ, रूस में जो हमारे सोर्सेज हैं उसके जरिए, कि रूस में अंदर खाने बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं। सुरक्षा काउंसिल की बैठक उनकी हो चुकी है, ऐसी कुछ और बैठक, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार बैठक कर रहे हैं और वो इस पर निगाहें नजरें टिकाए हुए हैं उस युद्ध में आगे क्या होने जा रहा है। जैसे कतर का जो विदेश मंत्रालय है उसका बयान अभी से थोड़ी देर पहले आया है और कतर के विदेश मंत्रालय का रक्षा मंत्रालय का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पास भी है। आप जरा इस रक्षा मंत्रालय के बयान को जरूर बताइए। देखिए इस बीच ये देखिए जी, कतर के रक्षा मंत्रालय का बयान आया और उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से कतर को निशाना बनाया गया।
इनमें से एक मिसाइल को कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया और दूसरी मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर गिरी, जो इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। तो मतलब इससे साफ है कि ईरान ने जो कार्रवाई की है उसमें अमेरिका के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। उसकी मिसाइल जो है एकदम सटीक निशाने पर लगी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार हमले हो रहे हैं, अमेरिकी सैन्य को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है और अब वो सही होती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सटीक जगह पर गिरी है और इसकी अभी पुष्टि कतर के रक्षा मंत्रालय ने भी कर दी है। और इस बीच कई खबरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, कई जिस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार जो है हालात जो बात आप कह रहे हैं ना, कतर की जो बात आप बता रही हैं, कतर लगातार कोशिश यही कर रहा है कि हालांकि कतर में भी अमेरिकी बेस है, कोशिश यही कर रहा है कि ये मामला शांति से हो जाए। और कतर का जब हम जिक्र करेंगे तो सबसे ज्यादा इंडियंस वहीं पे हैं, कतर की आबादी से ज्यादा वहां इंडियंस हैं और इसलिए भारत को भी थोड़ा सा यहां सोचना चाहिए कि अगर कतर में किसी तरह की ऐसी युद्ध की आग भड़क गई, तो जंग की आग अगर भड़क गई तो यहां पर परेशानी में भारत भी फंस सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियंस वहां पे हैं। एक तो ये बात, दूसरी, और छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है, पारस की खाड़ी में एक छोटा सा बहुत ही तिनके के समान एक देश, लेकिन वहां अमेरिकी बेस, और इस अमेरिकी बेस पर कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि परेशानियां हो सकता है बढ़ जाएं। लेकिन और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इन खबरों पर आपकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। और कतर की हम बात करें तो यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों की चर्चा हो रही है। बैलिस्टिक मिसाइल, दो मिसाइलों में से एक को गिराया और दूसरे को फिर इसके बाद दूसरा जो है वो टारगेट पे लगा है। अभी आपने कहा भी वो अमेरिकी, मतलब वो टारगेट पे जो अमेरिकी बेस है वहां गिरा है और हालांकि वहां किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तो इतना तो है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो टारगेटेड हमला कर रहा है। ईरान टारगेटेड हमला करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कतर पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम सऊदी अरब पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम यूएई पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम बहरीन पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे अलग अलग कुवैत पे हमला नहीं कर रहे हैं। हमारा हमला जो है वो सीधा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे है, ये बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग, और इन सब के बीच ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि हमारी लड़ाई ज़ायोनी दुश्मन और अमेरिका के साथ, यानी इजराइल और अमेरिका के साथ है, लेकिन जो भी इस लड़ाई में शामिल होगा हम उस पर हमला करेंगे। ये एक बड़ा बयान है, ये बड़ा बयान है कि इस लड़ाई में जो भी शामिल होगा हम उस पर हमला करेंगे। साइप्रस के साथ भी ईरान ने यही कहा कि आप अपने बेस को आपने दिया, उसको खत्म कीजिए, वो और वहां से अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। यहां से मैं ये डर रहा हूं आंचल कि यहां से ऐसा ना हो कि ये आग, क्योंकि कोई भी दूसरा, अब दो देश तो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ हैं, अब कोई भी तीसरा देश इसमें अगर कूद पड़ता है तो हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगे। क्योंकि रूस और चीन क्या करेंगे, क्योंकि देखिए दुनिया में नेटो के अलावा अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो रूस और चीन सबसे मजबूत राष्ट्र हैं अमेरिका के साथ साथ। तो तीन राष्ट्र तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, आपके सामने हैं। यूरोप में बटा हुआ यूरोप आज नज़र आता है, नेटो में बटाव, वहाँ अलगाव हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। स्पेन अलग है, ब्रिटेन अलग है, इसलिए वहाँ पे तो ये इन सब पे अगर देखा जाए तो परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत विकराल होती हुई नज़र आ रही हैं। और उसमें दूसरी तरफ साफ है कि क्या यहां से ईरान जो है वो अब पीछे कदम बढ़ाएगा, पीछे लेगा अपने कदमों को, या वो और आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि इजराइल पे आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कल भी किए थे, आज युद्ध का, जंग का 5वां दिन है और आज इसने ताबड़तोड़ हमले किए, बहुत भयानक ढंग से हमले किए हैं इसने, तेहरान ने, वहां तेल अवीव पे, यरूशलेम पे और दूसरे उस पे। और इन सब के बीच ये बार बार बताते हैं कि हमारे इतने लोगों को मार डाला, ईरान कह रहा है हमारे इतने लोगों को आपने मार डाला, हम कैसे चुप रह सकते हैं, हमको अपनी आवाम, अपनी जनता को भी जवाब देना है। और लेकिन उधर जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हम चलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का हर तरफ विरोध हो रहा है, वहाँ के सड़कों पे अब विरोध हो रहा है, वहाँ के लोग जो सीनेट्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। कई सारे सीनेट्स के विरोध की बातें हमने सुबह जब हम अभी 12 बजे से लाइव कर रहे थे तो समय भी सुनाई थी। कुछ और सीनेट्स की हम फिर से ले चलेंगे, उन लोगों
के बयान सुनाएंगे, लेकिन इन सब के बीच स्पेन की बात करना यहाँ ज़रूरी है। स्पेन में भी आपने ये बात बताई थी कि स्पेन में क्या चल रहा है, और वहाँ की जो मैड्रिड, वहाँ की जो प्रवक्ता है मोनिका गार्सिया, उनकी बात भी आप बता रही थी। बिल्कुल, जो ट्रंप ने धमकी दी थी उसका जवाब देते हुए मोनिका गार्सिया ने बोला था कि बहुत हो गई धमकाने की तरकीबें और सबसे ताकतवर का कानून। यानी कि उन्होंने कह दिया ट्रंप को सीधे सीधे कि अब वो धमकी सहन करने वाले नहीं है। और उन्होंने आगे कहा है कि ग्लोबल गिरावट के समय में देशों के बीच सोवरेनिटी और सम्मान की रक्षा करने का समय है। स्पेन धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। पीपी और वोक्स को ट्रैपिज्म का गुलाम बनना बंद करना चाहिए। मतलब उन्होंने साफ कहा है ट्रैपिज्म, मतलब उन्होंने ट्रंप को निशाना साधते हुए कहा है ट्रंप के ऊपर। उन्होंने बोला है कि गुलाम बनने से अब पीछे हटना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने आगे ये कहा है कि हमारे देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं ट्रंप की तरफ से, उसके बाद उनका पलटवार आया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब ये जो तरकीबें हैं बहुत हो चुकी हैं, ट्रंप को ये चीजें अब बंद करनी चाहिए। और इसके साथ ही स्पेन ने ये साफ साफ कहा भी है कि नेटो से भी बाहर आने की, नेटो को भी बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नेटो को भी इस जंग में शामिल होना चाहिए। जो नेटो देश हैं उनको इस जंग में आना चाहिए। लेकिन स्पेन ने साफ साफ अपील करते हुए कहा है कि नहीं, उनको इस जंग से दूर रहना चाहिए। ऐसे में जो ट्रंप है अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जंग में, क्योंकि लगातार बाहर के देशों की बात की जाए तो वहां तो विरोध हो ही रहा है उनका, लेकिन अमेरिका में भी उनका विरोध शुरू हो गया। और अब जो मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें बहुत बड़ा झटका जो है वो ट्रंप को लग सकता है। जिस तरीके से उनका विरोध शुरू हुआ है, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी की बात की जाए, वहां पर भी लगातार जनता सड़कों पर उतर के विरोध कर रही है। और वहीं जो सीनेटर है उनका भी बयान कुछ इसी तरह का आ रहा है, जिससे ट्रंप बहुत सख्ते में आ गए हैं, कहें तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उनकी लगातार ये परेशानी उनके चेहरे से जाहिर भी हो रही है, क्योंकि बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा, कई देशों को लेकर नाराजगी जाहिर की, स्पेन का जिक्र किया, ब्रिटेन का जिक्र किया। और जो नाराजगी जाहिर की, उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको ऐसे रवैये क्या, मतलब उनको लगता नहीं था कि ये जो देश है वो उनके साथ ऐसा रवैया अपनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन देशों की तरफ से इस जंग से पैर पीछे खींचे गए हैं, ब्रिटेन की तरफ से, स्पेन की तरफ से, उसके बाद ट्रंप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं, और ट्रंप की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है, इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भी बयान आ गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो का कहना है कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिकी युद्ध की वजह से बोर्ड ऑफ पीस की सभी बातचीत रोक दी गई है। ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है आपको बता दूं। बोर्ड ऑफ पीस जो है ये गजा में शांति स्थापित करने के लिए एक वो बनाया गया था। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था बोर्ड ऑफ पीस, जो पिछले साल गजा में उनके द्वारा कराए गए सीज फायर से बना था। और उसने फरवरी में वाशिंगटन में अपनी पहली मीटिंग की थी। इसके बाद से इस मीटिंग को हटा दिया गया है। सुबियांटो ने के साथ डिनर के बाद विदेश मंत्री सुगियोनो ने कहा कि सभी बोर्ड ऑफ पीस बातचीत रोक दी गई है, क्योंकि सारा ध्यान ईरान के हालात पर चला गया है। सारा ध्यान ईरान के हालात पर चला गया है, और कह रहे हैं कि हम खाड़ी में अपने दोस्तों और साथियों से भी सलाह लेंगे, क्योंकि उन पर भी हमला हो रहा है। खाड़ी के जो दूसरे देश हैं उन पर भी हमला हो रहा है, उनसे सलाह लेंगे। इंडोनेशिया को उन कुछ देशों में से एक है जिसने कहा है कि वो गजा में नए बने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में सैनिक भेजेगा। ये गजा में जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बना है उसके लिए सैनिक भेजेगा। इस्लामिक विद्वानों की संस्था इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल ने ईरान पर हमलों के बाद देश से बोर्ड छोड़ने को कहा है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको छोड़ने के लिए इंडोनेशिया के लोगों ने सलाह दी है। तो ये एक बड़ी खबर है कि इंडोनेशिया भी अब अमेरिका से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडोनेशिया कह रहा है कि आप जिस ढंग से हमारे साथ कर रहे हैं ये हमको बर्दाश्त नहीं, और हम आपको कहेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस जो है, जो गजा में आपने बनाया, जो शांति स्थापित करने की आपने कोशिश की, और इसलिए क्योंकि आप चाह रहे थे कि शांति स्थापित हो, आप बोल रहे थे कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, आप बोल रहे थे कि हमको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। इन सब चीजों को से इतर आप सीधे ईरान पर युद्ध थोप दिया, आपने युद्ध की घोषणा की। तो इसलिए यहां पर
इंडोनेशिया भी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सब तो हैं ही। इसलिए ये साफ दिखता है आंचल की परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और इन सब के बीच अमेरिका और उसमें भी अमेरिकी लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी खिलाफ नजर आ रहे हैं और खबरें बहुत और भी हैं। और दूसरा है कि ईरान में जो हमला हुआ स्कूल पर, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका बयान हमने पहले सुनाया था, लेकिन उससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी खबरें आपके पास हैं जो आप बता सकती हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अब स्कूल पे हमला, ये भी एक बड़ी बात हो गई है। स्कूल पे 168 बच्चियों की हत्या, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन और क्या कुछ चल रहा है आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, यूएन के एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने कहा है कि वो शनिवार को दक्षिणी शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए यूएस इजरायली हमले में इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरामको के रास तनूरा तेल टर्मिनल पर फिर से ड्रोन हमला हुआ है, यानी कि ये बहुत बड़ा हमला है। ईरान की तरफ से एक बार फिर जो है पलटवार किया गया है, हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच ये खबर निकल कर सामने आ रही है, सऊदी अरामको के पास तनूरा तेल टर्मिनल पर फिर से ड्रोन हमला हुआ है और लगातार ये हमले जो है वो जारी हैं। ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम जो इजराइल है, अमेरिका है, उन पर उसकी मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। इजरायली ठिकानों पर भी खबर आ रही है कि इजरायली ठिकानों पर भी 40 मिसाइल। बता दूं, अरामको जो है इस पे अभी 2 दिन पहले भी हमला हुआ था, ईरान ने हमला किया था और फिर आज हमला है। और सऊदी अरब में और अरामको पर हमला करना, इसका मतलब है कि तेल की खपत जो है वो जिस ढंग से अब खपत तो उतनी ही रहेगी, लेकिन तेल का यहाँ पर जो बनाना होता है उसको उसका प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को रोका जाएगा। इसमें 40% प्रोडक्शन ऑलरेडी रोक दिया गया है और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सऊदी अरब पर तो पड़ेगा ही, उसके अलावा पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बहुत बड़ी कंपनी है अरामको, लेकिन इस कंपनी ने और इसके ऊपर हमला बहुत सारी बातें यहाँ पर बयां करती हैं। और इन सब के बीच विजुअल्स भी आप देख रही हैं अलग अलग मिसाइलों के, और ये आप अगर देखें मिडिल ईस्ट में तो ऐसे विजुअल्स काफ़ी हैं। लेकिन हम यहाँ चूँकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, आज होली का त्यौहार है और इसमें लेकिन जो कुछ वहाँ पे चल रहा है वो आप तक पहुँचाना, हमारे तमाम साथियों तक पहुँचाना ज़रूरी है। इसलिए भी, और ईरान की आप बात कर रही हैं, ईरान में जो बच्चियों के ऊपर जो अभी आप बता भी रही थी कि बच्चियों के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले में और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स का शायद कुछ बयान बता रहे थे। यूएन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि शनिवार को दक्षिणी शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए यूएस इजरायली हमले में बच्चों की मौत से बहुत परेशान है। मतलब कि हमला काफी घातक था, जिससे काफी लोग सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर चिंता जताई जा रही है अलग अलग देशों की तरफ से। और अब यूएन एक्सपर्ट्स का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस हमले में कम से कम 165 बच्चों की जान चली गई है। और उसके आगे उन्होंने कहा है, यूएन कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमेटी स्कूलों और अस्पतालों सहित सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की रिपोर्ट से चिंतित है, जिससे बच्चे घायल हुए हैं और सदमे में हैं और कई बच्चों की जान चली गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि बच्चों को युद्ध से बचाना चाहिए। मतलब कि साफ साफ उन्होंने कहा है कि बच्चों को इस युद्ध से बचाना चाहिए था जिसमें 165 लोगों की जान जा चुकी है, बच्चों की जान जा चुकी है, उस पर लगातार बयान आ रहा है। उन्होंने आगे ये कहा है कि ये कमेटी 18 स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की एक बॉडी है जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को लागू करने पर नजर रखती है, जो बच्चों के शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें हिंसा से बचाता है। जिनेवा में यूएन में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने 1 मार्च को यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क को लिखे एक पत्र में यह मुद्दा उठाया था और हमले की अनुचित और आपराधिक जी बिल्कुल अनुचित, और यह हमला अनुचित है, आपराधिक है और इसे युद्ध अपराध घोषित किया जाए। युद्ध अपराधी आखिर कौन हो सकते हैं? युद्ध अपराधी 2 ही हो सकता है। एक का नाम, जो एक ऑलरेडी युद्ध अपराधी है, उसका नाम है बेन्यामिन नेतन्याहू, और दूसरा युद्ध अपराधी है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों को युद्ध अपराधी फिर से डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया जाए, ये बार बार इसकी डिमांड उठ रही है। लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भयावह है। और इस बीच एक खबर और भी बड़ी खबर आ रही है कि ईरान नहीं कह रहा हूं मैं, इराक और रूस के बीच अभी बातचीत हुई है और वो बातचीत तेल को लेकर इराक के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों के बीच बातचीत हुई है। इराक का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर ऐसे हालात में ऊर्जा संकट हम गहराता हुआ देखेंगे पूरी दुनिया में, और ऐसे में रूस से तेल आयात कैसे किया जाए इस पर बात हो रही है। इराक भी चाह रहा, हालांकि इराक के पास भी तेल है, लेकिन इराक के जो तेल कुएं हैं उन पर अमेरिका का कब्जा है, ये आप सब जानती हैं अच्छे से। इसलिए सद्दाम हुसैन को मारा भी अमेरिका ने।
जाने, लेकिन यहाँ एक गहरा संकट है। और अब देखिए धीरे धीरे रूस काफ़ी एक्टिव, मैं सुबह से कह रहा हूँ रूस काफ़ी एक्टिव हो चुका है और रूस लगातार कह रहा है कि किसी भी तरह ये युद्ध रोका जाए, रुकवाया जाए, नहीं तो तबाही मच जाएगी। इंडोनेशिया ने कह दिया कि हम उन देशों पे ध्यान देंगे जो गल्फ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में जिन देशों के ऊपर अगर संकट गहराएगा हम उनसे बात करेंगे, उनका साथ देंगे। कतर कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर ऐसे ही हमला होता रहा, ईरान हमला करता रहा तो हम इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। ऐसे ही सऊदी अरब को बार बार अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए। सऊदी अरब अभी तक नहीं कूदा है। एक्चुअली इन तमाम देशों को भी आज न कल, जैसे इराक है, चाहे कतर है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे ओमान है, चाहे कुवैत है, इन सबको भी ये तो लगता है कि हमारे देश में आके ज़बरदस्ती अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। अमेरिकियों के जाति का शिकार वहाँ के नागरिकों को होना पड़ता है और ये भी चाहते हैं कि इसी समय अगर एक गंगा बह रही है तो उसमें हम भी हाथ धो लें। हाथ धो लें मतलब ये कि किसी भी ढंग से ये जो इजराइल है वो इसे इजराइल और अमेरिका जो युद्ध कर छेड़े हुए हैं ईरान के ऊपर, और ईरान के ज़रिए इस एरिया से किसी तरह अमेरिकी भाग निकलें, ये बात यहाँ पर अंदर खाने चल रही है। लेकिन ये युद्ध में तब्दील ना हो इसकी ज़रूरत है। इसे इस ढंग से देखा जाए कि युद्ध की तरफ न बढ़े, ये इसलिए ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच कल अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया के सवालों का जवाब दिया है, एक बार ज़रूर कहूँगा कि सुनवा दीजिए, क्योंकि यहाँ से कहानी और बदल गई है। स्पेन किस ढंग से भड़क गया है और ब्रिटेन कैसे भड़क गया है, और इसके अलावा दूसरे और भी देश, क्योंकि ये दोनों देश भड़क उठे हैं। फ्रांस कह रहा है सीधे सीधे कि हिजबुल्लाह के ऊपर आप जिस ढंग से हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए लेबनान के ऊपर भी तमाम ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है इसको, इजराइल को, कि इतना मत कीजिए जिस ढंग से कर रहे हैं, इतनी क्रूरता अच्छी बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं इस जंग को रोकने की कोशिश कीजिए, ये फ्रांस ने भी बोला है। तो आप देखिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे जर्मनी ने तो खुल के साथ दे दिया है अमेरिका का, क्योंकि उसके चांसलर कल थे वहाँ पे और उसने कह दिया कि हम अमेरिका के साथ हैं। लेकिन फ्रांस, इटली भी नहीं है साथ अमेरिका के, तो फ्रांस नहीं है, इटली नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, स्पेन नहीं है, 4 प्रमुख देश नहीं हैं, ये दिख रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया इनके साथ नहीं है, इंडोनेशिया इनके साथ नहीं है। इस युद्ध में पाकिस्तान को अभी सोचना पड़ रहा है कि हम किसके साथ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस ढंग से अमेरिकन कॉन्सुलेट और अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान से वहाँ पर रहने वाले जितने अमेरिकी हैं उनको कह दिया गया है, अमेरिका ने कह दिया कि आप वापस अपने देश आ जाइए। तो पाकिस्तान से वहाँ एम्बेसीज बंद कर दिए गए, कॉन्सुलेट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 35 लोगों की वहाँ पहले ही दिन मौत हो चुकी है। तो ये दंगा और ये आग और न भड़के, इसके लिए अब डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस जंग में हार गए तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पर लगातार अलग अलग बातें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच खबरें बहुत आ रही हैं, आप तक भी बहुत खबरें पहुंच रही हैं। क्या कुछ और आगे चल रहा है, जरा बताइए। इस बीच जॉन बोल्टन का बयान आया, ईरान पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो जंग चल रही है, उसको लेकर जॉन बोल्टन ने कहा है कि मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर प्रशासन का अलग थलग पड़ जाना उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें अचानक ये एहसास हो गया है कि ट्रंप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। मतलब ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से अपने ही देश में ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जनता तो लगातार विरोध कर रही है, उनके खिलाफ दिखाई दे रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और इस बीच जो है सीनेटर वो भी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जो थी, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि वो इस हिंसा की विरोधी है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ईरान पर, वो इसका विरोध करती हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही जनता को खतरे में धकेल रहे हैं, उनका बयान ये भी था। जिसके बाद ट्रंप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से कई देश उनसे किनारा करते जा रहे हैं और उसके अलावा उनका विरोध भी बढ़ रहा है। ऐसे में वो अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉन बोल्टन का जो आपने अभी बयान बताया, जॉन बोल्टन, आपको बता दूं कि ये रिपब्लिकन के सलाहकार हैं, अटॉर्नी तो रहे ही हैं, एम्बेसडर भी रहे, पूर्व एम्बेसडर भी हैं, ये रिपब्लिकन के सलाहकार हैं। और वो अगर उन्हीं की पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं उसको अगर सलाह दे रहे, कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर प्रशासन का अलग थलग पड़ जाना, ट्रंप प्रशासन के भीतर जो प्रशासन है
उसका अलग थलग पड़ जाना उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यानी ट्रंप अपने अंदर खाने ही अलग थलग पड़ चुके हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें अचानक ये एहसास हो गया है कि ट्रंप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। यहां पर विचारधारा की लड़ाई हो गई है, उनकी कोई विचारधारा है ही नहीं जिसे वो साझा कर सकें। ये सबसे बड़ी, अभी आपने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे जॉन बोल्टन का ये बयान कि जिनकी कोई विचारधारा नहीं, वो यहां पर दूसरे की विचारधारा से क्या सहमत होगा या असहमत होगा, और ऐसे में युद्ध थोपना वो भी अमेरिका के ऊपर, ये अच्छा नहीं है। और इसकी लगातार भर्त्सना हो रही है, और अब तो उनके लोग ही भर्त्सना कर रहे हैं अलग अलग ढंग से। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात अब दुनिया में ये बात भी होने लगी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में एप्स्टीन फाइल्स को रोकने के लिए, उस पर जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स पे, उससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान के ऊपर हमला बोल दिया। क्योंकि आप जो कहते थे कि हमको पहला लक्ष्य हमारा वहाँ रेजिम चेंज करना है, दूसरा है कि खामनेई बहुत क्रूर है उसको मारना है, तीसरा है कि वहाँ उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोकना है। ये तीन लक्ष्य में से आप देखिए, आपने वहाँ आपने खामनेई और उनकी पहली पंक्ति के 48-49 लोगों को मार डाला, लेकिन आप रेजिम चेंज नहीं कर पाए। और अभी तक रेजिम चेंज के बारे में, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन के बारे में कोई बात होती है तो आप उस पर बाएं दाएं देखने लगते हैं, और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम को आप रोक नहीं पाए। तो आप करना क्या चाहते हैं? वो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आपका मकसद क्या है इस युद्ध का, और इससे अमेरिकी सैनिकों की लाशें आ रही हैं वहाँ देश में। आप तो मांगा कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आप कह रहे थे, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में आपने ये भी कहा था कि अब एक भी ताबूत, एक भी कोफिन हमारे यहाँ वापस नहीं आएगी। आप जब ताबूत नहीं आने की बात करते थे तो यहां तो 9 ले आए आप आधिकारिक तौर पर, कितने मर गए, जबकि IRGC की रिपोर्ट कुछ और कहती है। जी बिल्कुल, ईरान की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 600 से ज्यादा सैनिकों की जान ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से मिसाइल बरसाई गई हैं, ड्रोन अटैक किए गए हैं, उसमें 600 से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। ये दावा IRGC ने किया है। इसके अलावा कई ड्रोन जो है अभी भी बरसाए जा रहे हैं, कई हमले किए जा रहे हैं। आज भी सऊदी अरब पर और कई देशों पर हमले किए गए जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। और उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका इन चीजों को झुटलाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप लगातार यही कह रहे हैं, उन्होंने यही बात मानी है कि अभी तक सिर्फ हमारे 8 से 9 सैनिकों की जान गई है, जिनके ताबूत लगातार वीडियो सामने आ रही है, उसकी वीडियो हमने आप तक पहुंचाई भी। लेकिन ईरान ये एकदम मजबूती के साथ कह रहा है कि हम इस जंग में जिस तरीके से डटे हुए हैं, हम नुकसान तो अमेरिका का भी हो रहा है। अमेरिका के 600 से ज्यादा, मतलब अमेरिका और इजराइल के 600 से ज्यादा सैनिकों की जान अब तक जा चुकी है, जिससे ये साफ होता है कि ट्रंप का इस बार जो है जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं। लगातार जो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो इजराइल फर्स्ट की नीति पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। एक तरफ ट्रंप कहते थे कि मैंने इतने युद्ध रुकवाए हैं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन अब देखा जाए तो उन्हीं की तरफ से जंग का आह्वान किया गया था। ईरान के ऊपर हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद से ईरान ने भी मजबूती के साथ पलटवार किया। और इस वक्त जो है इजराइल पूरा जलता हुआ, धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, उसमें काफी बिल्डिंगें तहस नहस हो गई हैं, कई लोगों की जान चली गई है। जिसके बाद लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। इस जंग की चपेट में आम लोग भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका कोई भी कह सकते हैं कि उनका कोई भी कसूर नहीं था इस जंग में। जिस तरीके से लोग अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं, उसके बाद लगातार एक यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने नेतन्याहू के बारे में कहा है कि मामला दिलचस्प है, क्योंकि उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं हैं। वे जेल जाने से बचने की कोशिश, जिसको हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि ये चाहता है, बिन्यामिन नेतन्याहू चाहता है कि किसी तरह युद्ध वहाँ चलते रहे। तो इसलिए ये कह रहे हैं, यहाँ पर कैलिफोर्निया के गवर्नर भी कह रहे हैं, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया, उसके गवर्नर कह रहे हैं कि गेविन न्यूजॉम कह रहे हैं कि मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं हैं। वो जेल जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आगामी चुनाव हैं और संभवतः उनकी स्थिति कमजोर है, उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनके कुछ कट्टरपंथी समर्थक हैं जो वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। मेरा मतलब है फ्रीडमैन और अन्य लोग
इसे एक रंगभेद राज्य के रूप में सही बता रहे हैं। ये साफ साफ यहाँ पे है आंचल की मामला। अब अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर यही बात कह रहे हैं, अगर जॉन बोल्टन जो इनके खुद सलाहकार रहे हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अलग थलग पड़े हुए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बहुत कुछ बताने की कोशिश में हैं, लेकिन क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे और किस ढंग से इस युद्ध को रोक पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतनी बातें यहां तो आ ही रही हैं। इसके अलावा यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने भी स्वीकार किया है कि हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं। यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने वो किया है कि हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं। क्या कह रहे हैं ये भी आप बता सकती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी के पूर्व कर्नल ने स्वीकार कर लिया है कि ईरान ने हमारे सभी बेस को, जो बेस वहां पर मिडिल ईस्ट में है, उसको तबाह कर दिया है। जी बिल्कुल, यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने कहा है कि चीन और रूस सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं, हमें असल में भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो आइडियल से कम है, और मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब इससे साफ है कि इस वक्त जो है बहुत बड़ा झटका लगा है यूएस को, जिस तरीके से कर्नल ने ही स्वीकार कर लिया है कि उनके जो है आर्मी बेस तबाह हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, साथ ही ईरान के लिए कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा, इस बयान में मैं तो कहूंगा कि इस बयान को अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे भले लिखित रूप में ही सही, लेकिन इस बयान को स्क्रीन पे लाना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो क्या हमने यानी भारत ने अमेरिका को अपनी जमीन दे दी है? क्या हमने, यहाँ कह रहे हैं ये कर्नल, पूर्व कर्नल हैं आर्मी के, और वो कह रहे हैं अमेरिका के कि यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने स्वीकार किया है कि हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं। चीन और रूस सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट से तस्वीरें भेज रहे हैं चीन और रूस। ईरान को बाहर से जो सपोर्ट मिल रहा है वो रूस और चीन से मिल रहा है। हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं। हमें असल में, ये इस लाइन को सोचिए, हमें असल में भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो आइडियल से कम है। ये जो पोर्ट्स है जो आइडियल होना चाहिए उससे जितनी हमें आवश्यकता है उससे कम है। और मुझे लगता है कि ईरान, ये देखिए, मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत जी बिल्कुल, यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने कहा है चीन और रूस सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं, हमें असल में भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो आइडियल से कम है। और मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। ये आखिरी लाइन भी देखिए, हमें लगता है और मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। यानी ईरान हम पर जिस ढंग से प्रहार कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये वहाँ के कर्नल बोल रहे हैं, यूएस आर्मी के कर्नल कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब ईरान जितना हमला करेगा हम उतने निराश होंगे। ये तो सही है क्योंकि अमेरिका की बात है, लेकिन इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि भारत और भारतीय पोर्ट्स, ये अभी तक घोषित नहीं है। क्या इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक चुप हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि क्या हमने सचमुच, ये अगर यहाँ यूएस के पूर्व कर्नल कह रहे हैं तो ये सवाल, ये अब जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि क्या सचमुच यहाँ पर अमेरिका को हमने अपना पोर्ट, अपनी जगह दे रखी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरा सवाल है, इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने यह स्वीकार किया है कि हमारे सभी बेस तबाह हो चुके हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और भी बताना चाहता हूं, यह है पाब्लो सांचेज। आप पाब्लो सांचेज को आप जानती होंगी, पूर्व फुटबॉलर हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया, यूरोप और स्पेन ने पहले भी इस मुश्किल समय का सामना किया है। दुनिया ने भी, यूरोप ने भी, और खासकर ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं पाब्लो सांचेज। उन्होंने कहा कि ये किया। 2003 में कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें मिडिल ईस्ट में एक गैर कानूनी युद्ध में घसीटा, जिससे असुरक्षा और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। ये कौन सा है? ये इराक वार की बात है। इराक में घसीटा।
ये वही जो गैर कानूनी गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें मिडिल ईस्ट में, यानी उस समय अभी ईरान ने, उस समय इराक सद्दाम हुसैन का एरा था, उसमें घसीटा। तब हमारा जवाब वही होना चाहिए था जो अब है। अब क्या है, अब ये कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सरकार को, कह रहे हैं कि तब भी हमारा जवाब वही होना चाहिए था, लेकिन हमारे गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें अमेरिका के साथ अमेरिका परस्ती करने के लिए मजबूर किया और उनके साथ हमको युद्ध में घसीटा। कोई नहीं चाहता है कि उनके यहाँ लाशें आए, उन युवाओं के, उन सैनिकों के जो जिन लाशों को कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई पति नहीं देखना चाहेगा, वो ये कह रहे हैं। इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के लिए नो, इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के लिए नो, सीधा सीधा फुल स्टॉप। इस गलतफहमी के लिए नो कि हम दुनिया की समस्याओं को बम से हल कर सकते हैं। अगर यह गलतफहमी है तो आप इस गलतफहमी को मत पालिए। हम दुनिया की समस्याओं को बम से नहीं हल कर सकते। पिछली गलतियों को दोहराने के लिए नो और युद्ध के लिए नो। नो वॉर, ये कह रहे हैं नो वॉर, युद्ध के लिए नो। ये पाब्लो सांचेज कह रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, फुटबॉलर रहे हैं, और ये अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आपने गलत किया, सही नहीं किया। इस बीच खबरें बहुत आ रही हैं, और भी खबरें हैं, रूस से लगातार खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये है कि रूस ने ईरान पर बिना उकसावे के यूएस और इजरायली हमलों को कानून के खिलाफ बताया, यानी कि उल्लंघन बताया है। जिस तरीके से हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में नया युद्ध यूएस और इजरायली हमले को लेकर है और उनके काम इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में नया युद्ध यूएस और इजरायली हमले को लेकर है। मतलब कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं ईरान पर, इससे ये युद्ध छिड़ता है और उनके काम इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हैं। कि मतलब अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए हैं, जो कदम उठाया है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। और इस तरीके के बयान लगातार कई देशों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी खिलाफत की जा रही है, लगातार विरोध किया जा रहा है। अमेरिका के कदम जिस तरीके से उठे हैं उसकी कार्रवाई का विरोध हो रहा है। वह इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का भी काफी विरोध देखा जा रहा है, चाहे वो इजराइल की बात की जाए, चाहे वो भारत की बात की जाए। भारत में भी अभी हाल ही में एक वीडियो देखने को मिला था जहां पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती और अभी पीडीपी प्रमुख हैं, उन्होंने जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनका और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का पुतला फूका था। उसके वीडियो में निकलकर सामने और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कार्रवाई की गई है खामेनेई को लेकर, खामेनेई की जिस तरीके से जान ली गई है उसकी हम निंदा करते हैं और उसको लेकर लगातार लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, अपना आक्रामक रुख दिखा रहे हैं, खामेनेई के समर्थन में उतर आए हैं लोग। जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू काफी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से जंग में आने के बाद वो बुरी तरह से फंस गए हैं। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही है इस जंग से निकलने की, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि वो झुकेगा नहीं, वो हार नहीं मानेगा, खामेनेई की मौत का बदला वो लेकर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रही थी, उन्होंने आज नेतन्याहू के फोटो मतलब पुतले फूके हैं ये, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ, ये उन्होंने एक फ्रेज पढ़ा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो तुम्हारे साथ शांति से खड़े हैं, मैं उन लोगों के साथ विरोध में हूँ जो तुम्हारा विरोध करते हैं, न्याय के दिन तक ये काम करता रहूँगा। उन्होंने कुरान की किसी आयत को लेते हुए ऐसी बात कही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती कह रही थी। और उन्होंने आज नेतन्याहू के पुतले को उन्होंने फूंका है और ये तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम दिखा देंगे। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, यहाँ श्रीनगर से ये तस्वीर आई है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने बेंयामिन नेतन्याहू के फोटो को, पुतले को फूंकते हुए वो नजर आ रही हैं। तो एक ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो रूस की आप बात कर रही थी, रूस ने ईरान पर बिना उकसावे यूएस और इजरायली हमलों को कानून के खिलाफ, जो आपने बताया कि वो कानून के खिलाफ बताया है। रूस के विदेश मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने चीन से भी चीनी समकक्ष से बातचीत की है, रूस के विदेश मंत्री ने ईरानी समकक्ष से बातचीत की है, रूस के विदेश मंत्री ने और इधर इराक से बात की है, मिडिल ईस्ट में भी वो बात कर रहे
रहे हैं। लगातार उन तमाम देशों से बात कर रूस कर रहा है बात, जिसके जरिए इसमें कहीं ना कहीं शांति लाने की कोशिश हो। लेकिन इस बीच ये देख लीजिए, हालांकि आग और ये सब थोड़ा दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये पुतले फूंके जा रहे हैं और यहाँ पर ये महबूबा मुफ्ती दिखा रही हैं, पुतले फूंक रही हैं। खैर, लेकिन महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को दिखाना, इन तस्वीरों को दिखाना, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कैसे विरोध हो रहा है ये। मगर मेरे लिए चौंकाने वाली खबर यही है कि भारत ने अपना पोर्ट और बेस जो अमेरिका के लिए दे रखा है, जिसमें पूर्व कर्नल कह रहे हैं कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी भारत पे हो गई है। हिंद महासागर में आज सुबह सुबह जिस ढंग से ईरान ने हमला किया और ईरानी एक डिस्ट्रॉयर को वहां तहस नहस कर दिया अपने 2 मिसाइलों के जरिए, वो हम लोगों ने देखा ही और उस पर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की है। लेकिन उसके अलावा यहाँ अब्राहम लिंकन को वापस बुलाया अमेरिका ने, ये भी हमने देख लिया। लेकिन कल रात को जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयान दे रहे थे उसको एक बार सुन लेते हैं, थोड़ा वो ज़रूरी है। और उसमें भी स्पेन का जिक्र उन्होंने करके स्पेन को और नाराज़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि स्पेन के साथ हम सारी डील जो है हमने जो किया है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। और इसकी उन्होंने घोषणा की, आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये मीडिया के सामने कहा गया है। मीडिया के सामने कोई बात कह देना इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ घोषणा है, वो सिर्फ अपनी बात है, जब तक आधिकारिक तौर पर आप उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली अचल झटका ये लगा है कि उनको उम्मीद थी कि वो बिल्कुल विश्वगुरु हैं, जैसे हमारे वाले विश्वगुरु वैसे ही विश्वगुरु हैं, और उसके बाद कहते हैं वो जो कहेंगे सारी दुनिया सुनेगी, वही मानेगी। लेकिन ये हो नहीं रहा है और इसीलिए यहाँ पर वो परेशान हैं। सुन लेते हैं जरा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या था मीडिया के सामने आते ही, जब जर्मन चांसलर के साथ वो बात करके निकले थे। द्विपक्षीय मीटिंग हुई, फिर मीडिया के सामने आए व्हाइट हाउस में। कल रात को अपने यहाँ 11 बज रहा था, रात का 11:30 के करीब, और उस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उनका, और वही अभी आपके सामने रखना चाहते हैं हम। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है ब्रिटेन और स्पेन का जिक्र करते हुए। They have no navy, it's been knocked out. They have no air force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. They're going to be in for a lot of hurt. These are bad people. These are people they killed. I guess it's 35,000. It's coming out 35,000 over the last 3 weeks. Protesters, 35,000 violently killed. So these are bad people. And the leader of the pack is gone. And as you know, 49 people were taken out in the first hit. And I guess there was another hit today on the new leadership. And it looks like that was pretty substantial also. तो सुना आपने कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार नाराज बताए जा रहे हैं ब्रिटेन से, स्पेन से। उन्होंने जिक्र करके अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटेन और स्पेन उनका साथ छोड़ देंगे, वो भी ऐसे मोड़ पर जहां पर वो खुद फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच बहुत कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे साथ अविनाश जी। और क्योंकि बहुत बड़ा जो घटनाक्रम लगातार देखा जा रहा है ईरान इजराइल जंग में, तो क्या कुछ जानकारी है अविनाश जी आपके पास? नहीं, जो अभी खबर जो आई है कि कतर के एयरबेस पर जो ईरान ने हमला किया है, उससे कतर का जो अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका रडार है ANFPS 132। ये जो रडार है वो जो है उस पूरे एरिया में सबसे शक्तिशाली रडार है। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी 5000 किलोमीटर दूर से कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन लॉन्च होता है, ये 1 सेकंड के अंदर उसकी खबर दे देता है। यानी आप ये मान के चलिएगा कि अगर चीन से भी कोई मिसाइल लॉन्च होती तो 1 सेकंड के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो सारे एक्टिव हो जाते कि ये जो मिसाइल लॉन्च हुई है उसका रास्ता क्या है और वो कब तक अपने टारगेट तक पहुँचेगी। और उस रडार को ईरान के एक सस्ते से ड्रोन ने तबाह कर दिया है। इस जो रडार तबाह हुआ है, कतर का कहना है कि इस रडार की जो कीमत थी वो 1.1 अरब डॉलर है, यानी कि तकरीबन जो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कीमत का ये रडार था। और अब जो पूरा मिडिल ईस्ट है, पूरे मिडिल ईस्ट में इतना इससे शक्तिशाली कोई दूसरा रडार अमेरिका का उपलब्ध नहीं था। तो अब आप ये मान के चलिएगा कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल लॉन्च होती थी, जो 1 सेकंड के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट में, मतलब खाली कतर में नहीं बल्कि सऊदी अरब में या इजराइल में सभी जगह जो सूचना पहुंच जाती थी, अब अमेरिका भी मान रहा है कि वो सूचना मिलने में अब हमको कुछ समय का विलम्ब हो सकता है, यानी कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप ये सोच सकती हैं कि मिसाइल क्यों आधा रास्ता भी ट्रैक कर अपना पार कर जाए, उसके बाद खतरे का एहसास होता है। तो जितना कम समय आपके पास में उसको न्यूट्रलाइज करने में मिलेगा, तो उसको रोकना उतना ही
ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है, और इसीलिए जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि जो ईरान की तरफ से जो मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, करीब 90 से 95% जो मिसाइलें हैं उनको जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम और इजराइल के डिफेंस सिस्टम है वो आसानी से मार गिरा रहे थे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि 2 मिसाइलें लॉन्च होती हैं, उसमें से एक मिसाइल जाकर अपने टारगेट को हिट कर रही है, और अब यही स्थिति रहती है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइलें जो हैं अमेरिका के पास में वो तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। और अब धीमे करके स्थितियाँ ये हो गई हैं कि अब ये इजराइल की तरफ से ये सोचना पड़ रहा है कि जो मिसाइल आ रही है ये मिसाइल कहाँ गिरेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण ठिकाने पर नहीं गिर रही है तो उसको गिरने दिया जा रहा है, ताकि भाई अपने इंटरसेप्टर में जो मिसाइलें हैं उनको बचाए रखा जा सके। तो आप सिर्फ ये 5 दिन की जंग हुई है, और 5 दिन की जंग में जिस तरीके से ईरान खेल पलट रहा है। अभी एक खबर और आई थी, जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो दावा कर रहे थे कि हमने उन्हें ईरान की पूरी वायुसेना तबाह कर दी है। दूसरी तरफ आज ही इजराइल का कहना है कि उसके एक F-30 विमान ने डॉग फाइट में ईरान का एक विमान मार गिराया है। अरे भाई, जब उनके पास वायुसेना बची नहीं है तो फिर डॉग फाइट क्यों हो रही है? डॉग फाइट होने का मतलब ही ये है कि ईरान की वायुसेना इस समय ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी दावे किए कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है, हमने उनकी वायुसेना तबाह कर दी है, या हमने उनकी नेवी तबाह कर दी है, और ईरान उन हर जगह से जवाब दे रहा है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप के जो भी दावे हैं वो सारे के सारे दावे कागजी और हवाई दावे साबित हो रहे हैं, और ईरान के जो हमले हैं और उसका जो नुकसान हो रहा है अमेरिका को, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कतर वाला मुद्दा तो ये ऐसा हो गया कि कतर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है, और उसके बाद सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं। इसलिए ये जो अमेरिका है वो इस जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का खंडन नहीं कर पा रहा है। नहीं तो बाकी जगह तो ये है कि जब कई सैकड़ों उनके जो सैनिक मारे गए हैं, और अभी तक सिर्फ उन्होंने 9 ही लोगों को कबूल किया है, जबकि तमाम युद्धपोत जिस तरीके से USS इब्राहिम लिंकन पर हमला किया गया और जो 300 किलोमीटर करीब पहुंच गया था, वो 300 किलोमीटर की जगह अब 700 किलोमीटर दूर हो गया है। तो साफ दिख रहा है कि ईरान के जो हमले चल रहे हैं उससे अमेरिका दबाव में दिख रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। जिस तरीके से राजीव जी ने बताया कि स्पेन पर भड़के हुए हैं, वो ब्रिटेन पर भड़के हुए हैं कि भाई आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई, जब आप जंग में गए थे तब आपने क्या स्पेन से और ब्रिटेन से इसकी मंजूरी ली थी कि भाई हमको ईरान पर हमला करना है? आपने तब तो कोई किसी से आपने बोला था कि भाई ये तो 1 दिन का काम है, हम 1 दिन में ही ये जंग खत्म कर लेंगे। लेकिन अब उनको दिखाई दे रहा है कि ईरान बेनेजुला नहीं है। ये बात है जो अमेरिका के तमाम जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, इवन सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी ट्रंप को समझाया था कि ईरान को बेनेजुला समझने की गलती करेंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, लंबी जंग में फंसेंगे। और ये दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से ईरान ने हमले शुरू किए हैं और अमेरिका के तमाम सैन्य बेस वहाँ तबाह हो गए हैं, उससे साफ दिख रहा है कि ईरान का सामना करना अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ईरान ने पूरा का पूरा जो है खेल कहें तो पलट कर रख दिया है। ईरान काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है, वो जहां चाहे वहां हमले कर रहा है, अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, और उसमें से अगर देखा जाए तो उसके दो में से एक टारगेट हिट भी कर रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान जो है अमेरिका का हो रहा है। लगातार ट्रंप जो है इससे दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर कहा जाए कि उनके हथियार हैं, हथियारों का जखीरा है, वो भी कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी जल्दी मिसाइलों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है जितनी जल्दी उनकी मिसाइलें खर्च हो रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी लगातार ईरान पर बरसात की जा रही है मिसाइलों की, जिसके बाद बहुत इस बीच स्पेन के राष्ट्रपति का बयान भी आया है, और स्पेन के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है, वो दिखा भी सकते हैं संसद में उन्होंने क्या बातें कही हैं, जरा उसको देख लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने साफ कहा है कि मेरे देवियों और सज्जनों, मेरे साथ दोहराइए, गजा में जो हो रहा है वो नरसंहार है। ईरान पर हमला करने के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए कहे जाने पर स्पेन ने ट्रंप को जवाब दिया, गो टू हेल, बाहर में जाओ। ये कहा स्पेन दुनिया को मानवता के लिए खड़े होने का तरीका सिखा रहा है। स्पेन जिंदाबाद के ये बातें कुछ और लोग लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा है उनकी जुबानी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेन यहाँ पर डटकर, अब अमेरिका कितनों से दुश्मनी मोल लेगा, भले भारत के प्रधानमंत्री झुके हुए नजर आए अमेरिका के सामने, लेकिन अमेरिका लगातार अमेरिका के खिलाफ लोग आ रहे हैं। स्पेन खुल के सामने आ गया है, ब्रिटेन खुलकर सामने आ गया। ब्रिटेन ने कहा
कि हम अपनी जमीन आपको किसी नरसंहार के लिए नहीं दे सकते, अपनी जमीन आपको युद्ध करने के लिए, अपनी जमीन आपको ईरान पर हमला करने के लिए नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, लेकिन इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। Y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento. Y finalmente, señoría, el gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. तो सुना आपने कि किस तरीके का बयान दिया है स्पेन के प्रधानमंत्री ने। साफ कहा है कि देवियों और सज्जनों मेरे साथ दोहराइए, गजा में जो हो रहा है वो नरसंहार है। और इसके साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है कि गो टू हेल, यानी कि आप बाहर में जाइए। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, काफी चर्चा हो रही है उनके बयान की। क्या कुछ समझा जाए राजीव जी? इसमें साफ ये समझा जाए, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि यहां से बहुत मुश्किलें डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही हैं। यूरोप में नाटो के खिलाफ वो लगातार जाने की कोशिश कर रहे थे और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। डेनमार्क भड़का हुआ था, अभी तो डेनमार्क की बात ही नहीं हो रही है। और जैसे मादुरो को उठाकर लेके आए तो उनको ये लगता था कि जिस ढंग से हमने दुनिया को दिखा दिया कि कभी भी किसी भी राष्ट्रपति को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उनकी पत्नी के साथ अगवा करके हम अपने यहां ला सकते हैं, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। और इसलिए यहां पर जो विरोध हो रहा है वो वाजिब विरोध है और ये विरोध होता रहेगा। ईरान जो है वो यहां डटकर मुकाबला कर रहा है। ईरान का साथ देते हुए रूस नजर आ रहा है, ईरान का साथ देते हुए चीन नजर आ रहा है। और इधर अमेरिकी सीनेटर ने कहा है, अभी आपने बताया कि ईरान को रूस और चीन दोनों की मदद मिल रही है और खासकर जो सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिल रही हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल रही हैं। और इसलिए यहाँ ईरान काफ़ी मजबूती से है, डटा हुआ है। दूसरी बात आपने अभी देख ली, आपने बताया कि कैसे पूर्व आर्मी कर्नल ने बताया है वहाँ के यूएस के कि भारत और भारत के पोर्ट के अलावा अब वहाँ हमारे जितने भी बेस हैं, अमेरिकी बेस, वो सब ध्वस्त हो गए हैं और इसके बाद कुछ भी बचता नहीं है। और ऐसे में अमेरिका का यहां पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, कहा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू कई मोर्चों पर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार विरोध तो हो ही रहा है और अब कई देशों ने उनसे किनारा भी कर लिया, जिसके बाद ये बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। अब देखना होगा कि वो इस जंग में कैसे टिक पाते हैं। क्या वो ईरान के सामने सरेंडर कर देंगे, क्योंकि ईरान तो लगातार यही कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि अमेरिका हमारे सामने सरेंडर करेगा। क्या ये बात सच हो पाती है, इस पर नजरें बनी रहेंगी और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है उसको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी, और हमारे दर्शकों का। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। पास ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी जेट को मार गिराया है। मतलब कि ईरान को इस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जो निकलकर सामने आती है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उत्तरी तेहरान के ऊपर दुश्मन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर कामयाबी से हमला किया है, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है वो यही है कि ईरान मजबूती के साथ जो है हमले कर रहा है, चाहे वो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हो, चाहे वो इजराइल हो। और इजराइल में लगातार सायरन की आवाजें सुनी जा रही है, सायरन बज रहे हैं जगह जगह पर। जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, तबाही का मंजर जो है देखा जा रहा है इजराइल में। और अमेरिका के सैन्य अड्डे जहां अलग अलग देशों में जो भी अमेरिका के सैन्य अड्डे उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है ट्रंप डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं नेतन्याहू भी कहीं ना कहीं से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले दिन के बाद जब जवाबी कार्रवाई की गई थी ईरान की तरफ से, तो नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाया गया था। उसके बाद कई लगातार ये खबरें आई कि ईरान को पता है कि नेतन्याहू अभी कहां पर छुपे हैं, उनके अड्डों के बारे में ईरान जानता है, जिसके बाद ये डर का सबसे बड़ी वजह जो है बनी हुई है, क्योंकि ईरान में इस वक्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। खामनेई की जान जाने के बाद से जो है ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, इसीलिए वो अलग अलग देशों पर हमले करके और निशाना बना रहा है इजराइल को, अमेरिका को। और इस बीच IRGC ने यह दावा किया है कि उन्होंने 26 ड्रोन को जो है मार गिराया है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए ईरान हमले कर रहा है, उसमें ईरान ये साफ नजर आ रहा है कि ईरान अभी डरा नहीं और ना ही वो डरने वाला है, क्योंकि ईरान
ईरान की जो नेता हैं, उनके नेताओं के बयान भी साफ यही बताते हैं कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। जंग शुरू अमेरिका ने की थी लेकिन खत्म ईरान करेगा, वो बातचीत को भी तैयार नहीं है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दिखा रहे हैं कि अब वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि अब वो बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि बातचीत के बीच में ही अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ईरान को धोखा दिया है, जिससे ईरान ने ये कह दिया है, साफ कर दिया है कि वो हमलावर है और वो अपने हमले नहीं रोकेगा। बिल्कुल ईरान और दूसरी तरफ इधर रूसी जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है सामने, और जो कह रहे हैं कि वाशिंगटन का अंतिम लक्ष्य किसी को पता नहीं है। वाशिंगटन यानी अमेरिका का अंतिम जो टारगेट है ये पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने पहले तो गर्व से ही इसकी घोषणा कर दी कि हमने यहां खामनेई को मार डाला, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को मार डाला है। लेकिन वो किस दिशा में जाना चाहते हैं? रिजिम चेंज की बात करते थे, फिर परमाणु लक्ष्य की बात करते थे कि परमाणु हथियारों को हम खत्म कर देंगे, इसकी बात करते थे। लेकिन फाइनली ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर क्या होने जा रहा है, यहां पर किस दिशा में जा रहा है ईरान, और किस दिशा में अमेरिका इस युद्ध को लेकर जाना चाहता है। ये रूस का बड़ा बयान है, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान है सर्गेई लावरोव का। इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां से ये साफ साफ बताना चाह रहे हैं रूसी विदेश मंत्री कि यहाँ कंफ्यूज्ड वे में डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, और उनका कंफ्यूजन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इसके आगे क्या करेंगे ये अभी पता नहीं है। और इसीलिए अब देखिए ये खबर आ रही है अंदर खाने से, मैं आपको रिलायबल सोर्सेज के जरिए आपको बता रहा हूँ, रूस में जो हमारे सोर्सेज हैं उसके जरिए, कि रूस में अंदर खाने बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं। सुरक्षा काउंसिल की बैठक उनकी हो चुकी है, ऐसी कुछ और बैठक, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार बैठक कर रहे हैं और वो इस पर निगाहें नजरें टिकाए हुए हैं उस युद्ध में आगे क्या होने जा रहा है। जैसे कतर का जो विदेश मंत्रालय है उसका बयान अभी से थोड़ी देर पहले आया है, और कतर के विदेश मंत्रालय का रक्षा मंत्रालय का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पास भी है, आप जरा इस रक्षा मंत्रालय के बयान को जरूर बताइए। देखिए इस बीच ये देखिए जी, कतर के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से कतर को निशाना बनाया गया। इनमें से एक मिसाइल को कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया और दूसरी मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर गिरी, जो इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। तो मतलब इसे साफ है कि ईरान ने जो कार्रवाई की है उसमें अमेरिका के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। उसकी मिसाइल जो है एकदम सटीक निशाने पर लगी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार हमले हो रहे हैं, अमेरिकी सैन्य को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है, और अब वो सही होती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल है वो सटीक जगह पर गिरी है। और इसकी अभी पुष्टि कतर के रक्षा मंत्रालय ने भी कर दी है। और इस बीच कई खबरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, कई जिस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार जो है हालात जो बात आप कह रहे हैं, कतर की जो बात आप बता रही हैं, कतर लगातार कोशिश यही कर रहा है कि हालांकि कतर में भी अमेरिकी बेस है, कोशिश यही कर रहा है कि ये मामला शांति से हो जाए। और कतर का जब हम जिक्र करेंगे तो सबसे ज्यादा इंडियंस वहीं पे हैं, कतर की आबादी से ज्यादा वहां इंडियंस हैं, और इसलिए भारत को भी थोड़ा सा यहां सोचना चाहिए कि अगर कतर में किसी तरह की ऐसी युद्ध की आग भड़क गई, तो जंग की आग अगर भड़क गई तो यहां पर परेशानी में भारत भी फंस सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियंस वहां पे हैं। एक तो ये बात, दूसरी, और छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है, पारस की खाड़ी में एक छोटा सा बहुत ही तिनके के समान एक देश, लेकिन वहां अमेरिकी बेस, और इस अमेरिकी बेस पर कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि परेशानियां हो सकता है बढ़ जाएं। लेकिन और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इन खबरों पर आपकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। और कतर की हम बात करें तो यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों की चर्चा हो रही है। बैलिस्टिक मिसाइल 2 मिसाइलों में से एक को गिराया और दूसरे को फिर इसके बाद दूसरा जो है वो टारगेट पे लगा है। अभी आपने कहा भी वो अमेरिकी, मतलब वो टारगेट पे जो अमेरिकी बेस है वहां गिरा है, और हालांकि वहां किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तो इतना तो है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो टारगेटेड हमला कर रहा है। ईरान टारगेटेड हमला करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कतर पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम सऊदी अरब पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम यूएई पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम बहरीन पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे अलग अलग कुवैत पे हमला नहीं कर रहे हैं। हमारा हमला जो है वो सीधा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे है, ये बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग, और इन सब के बीच ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा है कि हमारी लड़ाई ज़ायोनी दुश्मन और अमेरिका के साथ, यानी इजराइल और अमेरिका
अमेरिका के साथ है, लेकिन जो भी इस लड़ाई में शामिल होगा हम उस पर हमला करेंगे। ये एक बड़ा बयान है, ये बड़ा बयान है कि इस लड़ाई में जो भी शामिल होगा हम उस पर हमला करेंगे। साइप्रस के साथ भी ईरान ने यही कहा कि आप अपने बेस को आपने दिया, उसको खत्म कीजिए, वो और वहां से अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। यहां से मैं ये डर रहा हूं आंचल कि यहां से ऐसा ना हो कि ये आग, क्योंकि कोई भी दूसरा, अब 2 देश तो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ हैं, अब कोई भी तीसरा देश इसमें अगर कूद पड़ता है तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे। क्योंकि रूस और चीन क्या करेंगे, क्योंकि देखिए दुनिया में नेटो के अलावा अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो रूस और चीन सबसे मजबूत राष्ट्र हैं अमेरिका के साथ साथ। तो 3 राष्ट्र तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं, आपके सामने हैं। यूरोप में बटा हुआ यूरोप आज नजर आता है, नेटो में बटाव, वहां अलगाव हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। स्पेन अलग है, ब्रिटेन अलग है, इसलिए वहां पे तो ये इन सब पे अगर देखा जाए तो परिस्थितियां जो हैं वो बहुत विकराल होती हुई नजर आ रही हैं। और उसमें दूसरी तरफ साफ है कि क्या यहां से ईरान जो है वो अब पीछे कदम बढ़ाएगा, पीछे लेगा अपने कदमों को, या वो और आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि इजराइल पे आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कल भी किए थे, आज युद्ध का, जंग का 5वां दिन है और आज इसने ताबड़तोड़ हमले किए, बहुत भयानक ढंग से हमले किए हैं इसने, तेहरान ने, वहां तेल अवीव पे, यरूशलेम पे और दूसरे उस पे। और इन सब के बीच ये बार बार बताते हैं कि हमारे इतने लोगों को मार डाला, ईरान कह रहा है हमारे इतने लोगों को आपने मार डाला, हम कैसे चुप रह सकते हैं, हमको अपनी आवाम, अपनी जनता को भी जवाब देना है। और लेकिन उधर जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हम चलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का हर तरफ विरोध हो रहा है, वहां के सड़कों पे अब विरोध हो रहा है, वहां के लोग जो सीनेट्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। कई सारे सीनेट्स के विरोध की बातें हमने सुबह जब हम अभी 12 बजे से लाइव कर रहे थे तो समय भी सुनाई थी। कुछ और सीनेट्स की हम फिर से ले चलेंगे, उन लोगों के बयान सुनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच स्पेन की बात करना यहां जरूरी है। स्पेन में भी आपने ये बात बताई थी कि स्पेन में क्या चल रहा है, और वहां की जो मैड्रिड, वहां की जो प्रवक्ता है मोनिका गार्सिया, उनकी बात भी आप बता रही थी। बिल्कुल, जो ट्रंप ने धमकी दी थी उसका जवाब देते हुए मोनिका गार्सिया ने बोला था कि बहुत हो गई धमकाने की तरकीबें और सबसे ताकतवर का कानून। यानी कि उन्होंने कह दिया ट्रंप को सीधे सीधे कि अब वो धमकी सहन करने वाले नहीं है। और उन्होंने आगे कहा है कि ग्लोबल गिरावट के समय में देशों के बीच सोवरेनिटी और सम्मान की रक्षा करने का समय है। स्पेन धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। पीपी और वोक्स को ट्रैपिज्म का गुलाम बनना बंद करना चाहिए। मतलब उन्होंने साफ कहा है, ट्रैपिज्म मतलब उन्होंने ट्रंप को निशाना साधते हुए कहा है, ट्रंप के ऊपर उन्होंने बोला है कि गुलाम बनने से अब पीछे हटना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने आगे ये कहा है कि हमारे देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं ट्रंप की तरफ से, उसके बाद उनका पलटवार आया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब ये जो तरकीबें हैं बहुत हो चुकी हैं, ट्रंप को ये चीजें अब बंद करनी चाहिए। और इसके साथ ही स्पेन ने ये साफ साफ कहा भी है कि नेटो से भी बाहर आने की, नेटो को भी बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नेटो को भी इस जंग में शामिल होना चाहिए, जो नेटो देश हैं उनको इस जंग में आना चाहिए। लेकिन स्पेन ने साफ साफ अपील करते हुए कहा है कि नहीं, उनको इस जंग से दूर रहना चाहिए। ऐसे में जो ट्रंप है अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जंग में, क्योंकि लगातार बाहर के देशों की बात की जाए तो वहां तो विरोध हो ही रहा है उनका, लेकिन अमेरिका में भी उनका विरोध शुरू हो गया। और अब जो मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें बहुत बड़ा झटका जो है वो ट्रंप को लग सकता है। जिस तरीके से उनका विरोध शुरू हुआ है, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी की बात की जाए, वहां पर भी लगातार जनता सड़कों पर उतर के विरोध कर रही है। और वही जो सीनेटर है उनका भी बयान कुछ इसी तरह का आ रहा है, जिससे ट्रंप बहुत सख्ते में आ गए हैं, कहें तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उनकी लगातार ये परेशानी उनके चेहरे से जाहिर भी हो रही है, क्योंकि बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा, कई देशों को लेकर नाराजगी जाहिर की, स्पेन का जिक्र किया, ब्रिटेन का जिक्र किया। और जो नाराजगी जाहिर की, उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको ऐसे रवैये क्या, मतलब उनको लगता नहीं था कि ये जो देश है वो उनके साथ ऐसा रवैया अपनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन देशों की तरफ से इस जंग से पैर पीछे खींचे गए हैं, ब्रिटेन की तरफ से, स्पेन की तरफ से, उसके बाद ट्रंप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है, इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भी बयान आ गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो
का कहना है कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिकी युद्ध की वजह से बोर्ड ऑफ पीस की सभी बातचीत रोक दी गई है। ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है आपको बता दूं। बोर्ड ऑफ पीस जो है ये गजा में शांति स्थापित करने के लिए एक वो बनाया गया था। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था बोर्ड ऑफ पीस, जो पिछले साल गजा में उनके द्वारा कराए गए सीज फायर से बना था, और उसने फरवरी में वाशिंगटन में अपनी पहली मीटिंग की थी। इसके बाद से ही इस मीटिंग को हटा दिया गया है। सुबियांटो ने के साथ डिनर के बाद विदेश मंत्री सुगियोनो ने कहा कि सभी बोर्ड ऑफ पीस बातचीत रोक दी गई है, क्योंकि सारा ध्यान ईरान के हालात पर चला गया है। सारा ध्यान ईरान के हालात पर चला गया है, और कह रहे हैं कि हम खाड़ी में अपने दोस्तों और साथियों से भी सलाह लेंगे, क्योंकि उन पर भी हमला हो रहा है। खाड़ी के जो दूसरे देश हैं उन पर भी हमला हो रहा है, उनसे सलाह लेंगे। इंडोनेशिया को उन कुछ देशों में से एक है जिसने कहा है कि वह गजा में नए बने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में सैनिक भेजेगा। ये गजा में जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बना है उसके लिए सैनिक भेजेगा। इस्लामिक विद्वानों की संस्था इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल ने ईरान पर हमलों के बाद देश से बोर्ड छोड़ने को कहा है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको छोड़ने के लिए इंडोनेशिया के लोगों ने सलाह दी है। तो ये एक बड़ी खबर है कि इंडोनेशिया भी अब अमेरिका से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडोनेशिया कह रहा है कि आप जिस ढंग से हमारे साथ कर रहे हैं ये हमको बर्दाश्त नहीं, और हम आपको कहेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस जो है, जो गजा में आपने बनाया, जो शांति स्थापित करने की आपने कोशिश की, और इसलिए क्योंकि आप चाह रहे थे कि शांति स्थापित हो, आप बोल रहे थे कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, आप बोल रहे थे कि हमको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। इन सब चीजों को से इतर आप सीधे ईरान पर युद्ध थोप दिया आपने युद्ध की घोषणा की। तो इसलिए यहां पर इंडोनेशिया भी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सब तो हैं ही। इसलिए ये साफ दिखता है आंचल की परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, और इन सब के बीच अमेरिका और उसमें भी अमेरिकी लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी खिलाफ नजर आ रहे हैं। और खबरें बहुत और भी हैं। और दूसरा है कि ईरान में जो हमला हुआ स्कूल पर, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका बयान हमने पहले सुनाया था, लेकिन उससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी खबरें आपके पास हैं जो आप बता सकती हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अब स्कूल पे हमला, ये भी एक बड़ी बात हो गई है। स्कूल पे 168 बच्चियों की हत्या, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन और क्या कुछ चल रहा है आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, यूएन के एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने कहा है कि वो शनिवार को दक्षिणी शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए यूएस इजरायली हमले में, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरामको के रास तनूरा तेल टर्मिनल पर फिर से ड्रोन हमला हुआ है, यानी कि ये बहुत बड़ा हमला है। ईरान की तरफ से एक बार फिर जो है पलटवार किया गया है, हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच ये खबर निकल A rhythm sensed before it's heard. The horizon stands uninterrupted. Everything feels considered. Grandeur held in perfect proportion. A life beyond the expected. Lodha Avalon. खपत तो उतनी ही रहेगी, लेकिन तेल का यहाँ पर जो बनाना होता है उसको उसका प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को रोका जाएगा। इसमें 40% प्रोडक्शन ऑलरेडी रोक दिया गया है, और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सऊदी अरब पर तो पड़ेगा ही, उसके अलावा पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बहुत बड़ी कंपनी है अरामको, लेकिन इस कंपनी ने और इसके ऊपर हमला बहुत सारी बातें यहाँ पर बयां करती हैं। और इन सब के बीच विजुअल्स भी आप देख रही हैं अलग अलग मिसाइलों के, और ये आप अगर देखें मिडिल ईस्ट में तो ऐसे विजुअल्स काफ़ी हैं। लेकिन हम यहाँ चूंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, आज होली का त्यौहार है, और इसमें लेकिन जो कुछ वहाँ पे चल रहा है वो आप तक पहुँचाना, हमारे तमाम साथियों तक पहुँचाना ज़रूरी है। इसलिए भी, और ईरान की आप बात कर रही हैं, ईरान में
जो बच्चों के ऊपर जो अभी आप बता भी रही थी कि बच्चों के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले में और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स का शायद कुछ बयान आप बता रहे थे। यूएन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि शनिवार को दक्षिणी शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए यूएस इजरायली हमले में बच्चों की मौत से बहुत परेशान है। मतलब कि हमला काफी घातक था, जिससे काफी लोग सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर चिंता जताई जा रही है अलग अलग देशों की तरफ से। और अब यूएन एक्सपर्ट्स का बयान आया, उन्होंने कहा है कि इस हमले में कम से कम 165 बच्चों की जान चली गई है। और उसके आगे उन्होंने कहा है, यूएन कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमेटी स्कूलों और अस्पतालों सहित सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की रिपोर्ट से चिंतित है, जिससे बच्चे घायल हुए हैं और सदमे में हैं और कई बच्चों की जान चली गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि बच्चों को युद्ध से बचाना चाहिए। मतलब कि साफ साफ उन्होंने कहा है कि बच्चों को इस युद्ध से बचाना चाहिए था जिसमें 165 लोगों की जान जा चुकी है, बच्चों की जान जा चुकी है। उस पर लगातार बयान आ रहा है। उन्होंने आगे ये कहा है कि ये कमेटी 18 स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की एक बॉडी है जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को लागू करने पर नजर रखती है, जो बच्चों के शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें हिंसा से बचाता है। जिनेवा में यूएन में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने 1 मार्च को यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क को लिखे एक पत्र में यह मुद्दा उठाया था और हमले की अनुचित और आपराधिक बताया। जी बिल्कुल अनुचित, और यह हमला अनुचित है, आपराधिक है और इसे युद्ध अपराध घोषित किया जाए। युद्ध अपराधी आखिर कौन हो सकते हैं? युद्ध अपराधी 2 ही हो सकता है। एक का नाम जो एक ऑलरेडी युद्ध अपराधी है उसका नाम है बेन्यामिन नेतन्याहू, और दूसरा युद्ध अपराधी है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों को युद्ध अपराधी फिर से डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया जाए, ये बार बार इसकी डिमांड उठ रही है। लेकिन इन सबके बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भयावह है। और इस बीच एक खबर और भी बड़ी खबर आ रही है कि ईरान नहीं कह रहा हूं मैं, इराक और रूस के बीच अभी बातचीत हुई है और वो बातचीत तेल को लेकर इराक के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों के बीच बातचीत हुई है। इराक का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर ऐसे हालात में ऊर्जा संकट हम गहराता हुआ देखेंगे पूरी दुनिया में, और ऐसे में रूस से तेल आयात कैसे किया जाए इस पर बात हो रही है। इराक भी चाह रहा, हालांकि इराक के पास भी तेल है लेकिन इराक के जो तेल कुएं हैं उन पर अमेरिका का कब्जा है, ये आप सब जानती हैं अच्छे से, इसलिए सद्दाम हुसैन को मारा भी अमेरिका ने। लेकिन यहां एक गहरा संकट है और अब देखिए धीरे धीरे रूस काफी एक्टिव, मैं सुबह से कह रहा हूं रूस काफी एक्टिव हो चुका है और रूस लगातार कह रहा है कि किसी भी तरह यह युद्ध रोका जाए, रुकवाया जाए, नहीं तो तबाही मच जाएगी। इंडोनेशिया ने कह दिया कि हम उन देशों पे ध्यान देंगे जो गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में जिन देशों के ऊपर अगर संकट गहराएगा हम उनसे बात करेंगे, उनका साथ देंगे। कतर कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर ऐसे ही हमला होता रहा, ईरान हमला करता रहा तो हम इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। ऐसे ही सऊदी अरब को बार बार अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, सऊदी अरब अभी तक नहीं कूदा है। एक्चुअली इन तमाम देशों को भी आज न कल, जैसे इराक है, चाहे कतर है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे ओमान है, चाहे कुवैत है, इन सबको भी ये तो लगता है कि हमारे देश में आके जबरदस्ती अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, अमेरिकियों के जाति का शिकार वहां के नागरिकों को होना पड़ता है। और ये भी चाहते हैं कि इसी समय अगर एक गंगा बह रही है तो उसमें हम भी हाथ धो लें। हाथ धो लें मतलब ये कि किसी भी ढंग से ये जो इजराइल है वो इसे इजराइल और अमेरिका जो युद्ध कर छेड़े हुए हैं ईरान के ऊपर, और ईरान के जरिए इस एरिया से किसी तरह अमेरिकी भाग निकलें, ये बात यहां पर अंदर खाने चल रही है। लेकिन ये युद्ध में तब्दील ना हो इसकी जरूरत है, इसे इस ढंग से देखा जाए कि युद्ध की तरफ ना बढ़े, ये इसलिए जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच कल अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया के सवालों का जवाब दिया है, एक बार जरूर कहूंगा कि सुनवा दीजिए, क्योंकि यहां से कहानी और बदल गई है। स्पेन किस ढंग से भड़क गया है और ब्रिटेन कैसे भड़क गया है, और इसके अलावा दूसरे और भी देश, क्योंकि ये दोनों देश भड़क उठे हैं। फ्रांस कह रहा है सीधे सीधे कि हिजबुल्लाह के ऊपर आप जिस ढंग से हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए लेबनान के ऊपर भी तमाम ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है इसको, इजराइल को, कि इतना मत कीजिए जिस ढंग से कर रहे हैं, इतनी क्रूरता अच्छी बात नहीं है।
आप जो कर रहे हैं इस जंग को रोकने की कोशिश कीजिए, ये फ्रांस ने भी बोला है। तो आप देखिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे जर्मनी ने तो खुल के साथ दे दिया है अमेरिका का, क्योंकि उसके चांसलर कल थे वहां पे और उसने कह दिया कि हम अमेरिका के साथ हैं। लेकिन फ्रांस, इटली भी नहीं है साथ अमेरिका के, तो फ्रांस नहीं है, इटली नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, स्पेन नहीं है, 4 प्रमुख देश नहीं है, ये दिख रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया इनके साथ नहीं है, इंडोनेशिया इनके साथ नहीं है। इस युद्ध में पाकिस्तान को अभी सोचना पड़ रहा है कि हम किसके साथ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस ढंग से अमेरिकन कॉन्सुलेट और अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान से वहां पर रहने वाले जितने अमेरिकी हैं उनको कह दिया गया है, अमेरिका ने कह दिया कि आप वापस अपने देश आ जाइए। तो पाकिस्तान से वहां एम्बेसीज बंद कर दिए गए, कॉन्सुलेट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 35 लोगों की वहां पहले ही दिन मौत हो चुकी है। तो ये दंगा और ये आग और न भड़के, इसके लिए अब डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस जंग में हार गए तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए यहां पर लगातार अलग अलग बातें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच खबरें बहुत आ रही हैं, आप तक भी बहुत खबरें पहुंच रही हैं। क्या कुछ और आगे चल रहा है, जरा बताइए। इस बीच जॉन बोल्टन का बयान आया, ईरान पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो जंग चल रही है, उसको लेकर जॉन बोल्टन ने कहा है कि मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर प्रशासन का अलग थलग पड़ जाना उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें अचानक ये एहसास हो गया है कि ट्रंप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। मतलब ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से अपने ही देश में ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जनता तो लगातार विरोध कर रही है, उनके खिलाफ दिखाई दे रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और इस बीच जो है सीनेटर वो भी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जो थी, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि वो इस हिंसा की विरोधी है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ईरान पर, वो इसका विरोध करती हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही जनता को खतरे में धकेल रहे हैं, उनका बयान ये भी था। जिसके बाद ट्रंप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से कई देश उनसे किनारा करते जा रहे हैं और उसके अलावा उनका विरोध भी बढ़ रहा है। ऐसे में वो अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉन बोल्टन का जो आपने अभी बयान बताया, जॉन बोल्टन, आपको बता दूं कि ये रिपब्लिकन के सलाहकार हैं, अटॉर्नी तो रहे ही हैं, एम्बेसडर भी रहे, पूर्व एम्बेसडर भी हैं, ये रिपब्लिकन के सलाहकार हैं। और वो अगर उन्हीं की पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं उसको अगर सलाह दे रहे, कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर प्रशासन का अलग थलग पड़ जाना, ट्रंप प्रशासन के भीतर जो प्रशासन है उसका अलग थलग पड़ जाना उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यानी ट्रंप अपने अंदर खाने ही अलग थलग पड़ चुके हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें अचानक ये एहसास हो गया है कि ट्रंप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। यहां पर विचारधारा की लड़ाई हो गई है, उनकी कोई विचारधारा है ही नहीं जिसे वो साझा कर सकें। ये सबसे बड़ी, अभी आपने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे जॉन बोल्टन का ये बयान कि जिनकी कोई विचारधारा नहीं, वो यहां पर दूसरे की विचारधारा से क्या सहमत होगा या असहमत होगा। और ऐसे में युद्ध थोपना, वो भी अमेरिका के ऊपर, ये अच्छा नहीं है और इसकी लगातार भर्त्सना हो रही है। और अब तो उनके लोग ही भर्त्सना कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात अब दुनिया में ये बात भी होने लगी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में एप्स्टीन फाइल्स को रोकने के लिए, उस पर जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स पे, उससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान के ऊपर हमला बोल दिया। क्योंकि आप जो कहते थे कि हमको पहला लक्ष्य हमारा वहां रेजिम चेंज करना है, दूसरा है कि खामनेई बहुत क्रूर है उसको मारना है, तीसरा है कि वहां उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोकना है। ये तीन लक्ष्य में से आप देखिए, आपने खामनेई और उनकी पहली पंक्ति के 48-49 लोगों को मार डाला, लेकिन आप रेजिम चेंज नहीं कर पाए। और अभी तक रेजिम चेंज के बारे में, वहां पर सत्ता परिवर्तन के बारे में कोई बात होती है तो आप उस पर बाएं दाएं देखने लगते हैं, और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम को आप रोक नहीं पाए। तो आप करना क्या चाहते हैं? वो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आपका मकसद क्या है इस युद्ध का। और इससे अमेरिकी सैनिकों की लाशें आ रही हैं वहां देश में। आप तो मांगा कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आप कह रहे थे, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में आपने ये भी कहा था कि अब एक भी ताबूत, एक भी कोफिन हमारे यहां वापस नहीं आएगी।
आप जब ताबूत नहीं आने की बात करते थे तो यहां तो 9 ले आए आप आधिकारिक तौर पर, कितने मर गए, जबकि IRGC की रिपोर्ट कुछ और कहती है। जी बिल्कुल, ईरान की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 600 से ज्यादा सैनिकों की जान ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से मिसाइल बरसाई गई है, ड्रोन अटैक किए गए हैं, उसमें 600 से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। ये दावा IRGC ने किया है। इसके अलावा कई ड्रोन जो है अभी भी बरसाए जा रहे हैं, कई हमले किए जा रहे हैं। आज भी सऊदी अरब पर और कई देशों पर हमले किए गए जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। और उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका इन चीजों को झुटलाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप लगातार यही कह रहे हैं, उन्होंने यही बात मानी है कि अभी तक सिर्फ हमारे 8 से 9 सैनिकों की जान गई है, जिनके ताबूत लगातार वीडियो सामने आ रही है, उसकी वीडियो हमने आप तक पहुंचाई भी। लेकिन ईरान ये एकदम मजबूती के साथ कह रहा है कि हम इस जंग में जिस तरीके से डटे हुए हैं, हम नुकसान तो अमेरिका का भी हो रहा है। अमेरिका के 600 से ज्यादा, मतलब अमेरिका और इजराइल के 600 से ज्यादा सैनिकों की जान अब तक जा चुकी है, जिससे ये साफ होता है कि ट्रंप का इस बार जो है जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं। लगातार जो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो इजराइल फर्स्ट की नीति पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। एक तरफ ट्रंप कहते थे कि मैंने इतने युद्ध रुकवाए हैं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन अब देखा जाए तो उन्हीं की तरफ से जंग का आह्वान किया गया था। ईरान के ऊपर हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद से ईरान ने भी मजबूती के साथ पलटवार किया। और इस वक्त जो है इजराइल पूरा जलता हुआ, धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, उसमें काफी बिल्डिंगें तहस नहस हो गई हैं, कई लोगों की जान चली गई है। जिसके बाद लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। इस जंग की चपेट में आम लोग भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका कोई भी कह सकते हैं कि उनका कोई भी कसूर नहीं था इस जंग में। जिस तरीके से लोग अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं, उसके बाद लगातार एक यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने नेतन्याहू के बारे में कहा है कि मामला दिलचस्प है, क्योंकि उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं हैं। वे जेल जाने से बचने की कोशिश, जिसको हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि ये चाहता है, बिन्यामिन नेतन्याहू चाहता है कि किसी तरह युद्ध वहां चलते रहे। तो इसलिए ये कह रहे हैं, यहां पर कैलिफोर्निया के गवर्नर भी कह रहे हैं, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया, उसके गवर्नर कह रहे हैं कि गेविन न्यूजॉम कह रहे हैं कि मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं हैं। वो जेल जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आगामी चुनाव हैं और संभवतः उनकी स्थिति कमजोर है, उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनके कुछ कट्टरपंथी समर्थक हैं जो वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। मेरा मतलब है फ्रीडमैन और अन्य लोग इसे एक रंगभेद राज्य के रूप में सही बता रहे हैं। ये साफ साफ यहाँ पे है आंचल की मामला। अब अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर यही बात कह रहे हैं, अगर जॉन बोल्टन जो इनके खुद सलाहकार रहे हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अलग थलग पड़े हुए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बहुत कुछ बताने की कोशिश में हैं, लेकिन क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे और किस ढंग से इस युद्ध को रोक पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतनी बातें यहां तो आ ही रही हैं। इसके अलावा यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने भी स्वीकार किया है कि हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं। यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने वो किया है कि हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं। क्या कह रहे हैं ये भी आप बता सकती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी के पूर्व कर्नल ने स्वीकार कर लिया है कि ईरान ने हमारे सभी बेस को, जो बेस वहां पर मिडिल ईस्ट में है, उसको तबाह कर दिया है। जी बिल्कुल, यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने कहा है कि चीन और रूस सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं, हमें असल में भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो आइडियल से कम है। और मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब इससे साफ है कि इस वक्त जो है बहुत बड़ा झटका लगा है यूएस को, जिस तरीके से कर्नल ने ही स्वीकार कर लिया है कि उनके जो है आर्मी बेस तबाह हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, साथ ही ईरान के लिए कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा, इस बयान में मैं तो कहूंगा कि इस बयान को अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे भले लिखित रूप में ही सही, लेकिन इस बयान को स्क्रीन पे लाना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो क्या हमने
यानी भारत ने अमेरिका को अपनी जमीन दे दी है। क्या हमने, यहां कह रहे हैं ये कर्नल, पूर्व कर्नल हैं आर्मी के, और वो कह रहे हैं अमेरिका के कि यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने स्वीकार किया है कि हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं। चीन और रूस सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट से तस्वीरें भेज रहे हैं चीन और रूस। ईरान को बाहर से जो सपोर्ट मिल रहा है वो रूस और चीन से मिल रहा है। हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं। हमें असल में, ये इस लाइन को सोचिए, हमें असल में भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो आइडियल से कम है। ये जो पोर्ट्स है, जो आइडियल होना चाहिए उससे जितनी हमें आवश्यकता है उससे कम है। और मुझे लगता है कि ईरान, ये देखिए, मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत। जी बिल्कुल, यूएस आर्मी के पूर्व कर्नल ने कहा है चीन और रूस सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं। हमें असल में भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो आइडियल से कम है। और मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। ये आखिरी लाइन भी देखिए, हमें लगता है और मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। यानी ईरान हम पर जिस ढंग से प्रहार कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये वहाँ के कर्नल बोल रहे हैं, यूएस आर्मी के कर्नल कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब ईरान जितना हमला करेगा हम उतने निराश होंगे। ये तो सही है क्योंकि अमेरिका की बात है, लेकिन इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि भारत और भारतीय पोर्ट्स, ये अभी तक घोषित नहीं है। क्या इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक चुप हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि क्या हमने सचमुच, ये अगर यहाँ यूएस के पूर्व कर्नल कह रहे हैं तो ये सवाल, ये अब जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि क्या सचमुच यहाँ पर अमेरिका को हमने अपना पोर्ट, अपनी जगह दे रखी है? ये सवाल। Isn't it nice when things are as good as gold? You know, when your fave spot is always nice. And your usual? Perfect. If dating matches always match there, well, hello. And all your friends arrived right on. As for your investments, imagine if everything was as good as gold. 2003 में कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें मिडिल ईस्ट में एक गैर कानूनी युद्ध में घसीटा, जिससे असुरक्षा और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। ये कौन सा है? ये इराक वार। ये इराक वार की बात है। इराक में घसीटा, ये वही जो गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें मिडिल ईस्ट में, यानी उस समय अभी ईरान ने, उस समय इराक सद्दाम हुसैन का एरा था, उसमें घसीटा। तब हमारा जवाब वही होना चाहिए था जो अब है। अब क्या है? अब ये कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सरकार को, कह रहे हैं कि तब भी हमारा जवाब वही होना चाहिए था, लेकिन हमारे गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें अमेरिका के साथ अमेरिका परस्ती करने के लिए मजबूर किया और उनके साथ हमको युद्ध में घसीटा। कोई नहीं चाहता है कि उनके यहाँ लाशें आए, उन युवाओं के, उन सैनिकों के जिन लाशों को कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई पति नहीं देखना चाहेगा। वो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के लिए नो, इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के लिए नो, सीधा सीधा फुल स्टॉप। इस गलतफहमी के लिए नो कि हम दुनिया की समस्याओं को बम से हल कर सकते हैं। अगर यह गलतफहमी है तो आप इस गलतफहमी को मत पालिए। हम दुनिया की समस्याओं को बम से नहीं हल कर सकते। पिछली गलतियों को दोहराने के लिए नो, और युद्ध के लिए नो। नो वॉर, ये कह रहे हैं नो वॉर, युद्ध के लिए नो। ये पाब्लो सांचेज कह रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, फुटबॉलर रहे हैं, और ये अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आपने गलत किया, सही नहीं किया। इस बीच खबरें बहुत आ रही हैं, और भी खबरें हैं, रूस से लगातार खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये है कि रूस ने ईरान पर बिना उकसावे के यूएस और इजरायली हमलों को कानून के खिलाफ बताया, यानी कि उल्लंघन बताया।
आया है जिस तरीके से हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में नया युद्ध यूएस और इजरायली हमले को लेकर है और उनके काम इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में नया युद्ध यूएस और इजरायली हमले को लेकर है। मतलब कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं ईरान पर, इससे ये युद्ध छिड़ता है और उनके काम इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हैं कि मतलब अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए हैं, जो कदम उठाया है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। और इस तरीके के बयान लगातार कई देशों से निकलकर सामने आ रहे हैं जिसकी खिलाफत की जा रही है, लगातार विरोध किया जा रहा है। अमेरिका के कदम जिस तरीके से उठे हैं उसकी कार्रवाई का विरोध हो रहा है। वही इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का भी काफी विरोध देखा जा रहा है, चाहे वो इजराइल की बात की जाए, चाहे वो भारत की बात की जाए। भारत में भी अभी हाल ही में एक वीडियो देखने को मिला था जहां पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती और अभी पीडीपी प्रमुख हैं, उन्होंने जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनका और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का पुतला फूका था। उसके वीडियो में निकलकर सामने और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कार्रवाई की गई है खामेनेई को लेकर, खामेनेई की जिस तरीके से जान ली गई है उसकी हम निंदा करते हैं और उसको लेकर लगातार लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, अपना आक्रामक रुख दिखा रहे हैं, खामेनेई के समर्थन में उतर आए हैं लोग। जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू काफी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से जंग में आने के बाद वो बुरी तरह से फंस गए हैं। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही है इस जंग से निकलने की, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि वो झुकेगा नहीं, वो हार नहीं मानेगा, खामेनेई की मौत का बदला वो लेकर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रही थी, उन्होंने आज नेतन्याहू के फोटो मतलब पुतले फूके हैं ये, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूं जो तुम्हारे साथ, ये उन्होंने एक फ्रेज पढ़ा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं जो तुम्हारे साथ शांति से खड़े हैं, मैं उन लोगों के साथ विरोध में हूं जो तुम्हारा विरोध करते हैं, न्याय के दिन तक ये काम करता रहूंगा। उन्होंने कुरान की किसी आयत को लेते हुए ऐसी बात कही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती कह रही थी। और उन्होंने आज नेतन्याहू के पुतले को उन्होंने फूंका है और ये तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम दिखा देंगे। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, यहाँ श्रीनगर से ये तस्वीर आई है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने बेंयामिन नेतन्याहू के फोटो को पुतले को फूंकते हुए वो नजर आ रही हैं। तो एक ये